रैंडम नंबर्स। हाँ सर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ नंबर दे दिए अल्फाबेट दे दिए सर, अचानक से कोई भी ना चलो विदाउट एनी ऑर्डर, समझे ना। जैसे कि आप लोग के कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर। रैम होती है ना, तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ मेमोरीज होती हैं, जैसे कि मेमोरी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म है एक्सेस मोड। जैसे कोई भी मेमोरी होती है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। देखिए एक्सेस, हर एक मेमोरी में कुछ क्वालिटीज होती है, समझे ना। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप मेमोरी को सेलेक्ट करते हैं या फिर मेमोरी को चूज करते हैं। तो जैसे कि उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि फिजिकल नेचर, किसी भी मेमोरी का एक फिजिकल नेचर होता है। तो फिजिकल नेचर का मतलब ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर वो बेस्ड है, इस बात पर डिपेंड करता है किसी भी मेमोरी का। कंप्यूटर में आवाज नहीं करना, हाँ PHYSIC है। फिजिकल नेचर का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई मेमोरी आपकी सेमीकंडक्टर चीज का नाम आपने सुना होगा, आईसी जानते हो ना? हाँ, क्या होता है? इंटीग्रेटेड, वेरी गुड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, समझे ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। अब सेमीकंडक्टर के बारे में तो सभी साइंस का आधे ज्यादा साइंस का यही होता है कि उसमें करंट जो होता है वो स्लो स्पीड में ही पास होता है। जैसे सिलिकॉन है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आईसी, इस तरह से एक ही सिलिकॉन चिप होती है, एक सिलिकॉन की वेफर होती है, चादर होती है, और ये वेफर a few मिलीमीटर स्क्वायर्स में डिवाइडेड होती है। बात नहीं करो मतलब अब मेरा सिलिकॉन वेफर होती है, वो सिलिकॉन वेफर इस तरह से few मिलीमीटर के स्क्वायर्स में डिवाइडेड होती है, और ये बिल्कुल वही अंकल चिप्स की तरह से दिखने लगती है जो कि आप लोग पैकेट में खाते हैं, है ना। और जो एक सिंगल चिप होती है, उसकी एक जो सिंगल चिप होती है, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये एक आईसी चिप होती है। ये आईसी चिप के अंदर इस तरह से पिन्स लगी होती है, ऐसे पिन्स लगी होती है ये, और ये पिन जो होती है दो तरह की होती है। हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्योंकि बड़ा मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1960s के डिकेड ने ये एक ऐसा कंपोनेंट था जिसने कि कंप्यूटर के फील्ड में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन ला करके रख दिया। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीज। आज मोबाइल से लेकर घड़ी में हर चीज में आईसी यूज होती है, समझे ना। तो मेमोरी में भी आईसी यूज होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं, और ये पिन्स इसके ऊपर लगी होती हैं, और इन आईसीज के अंदर अलग अलग गेट्स होते हैं। इस तरह से गेट्स लगे होते हैं, ये गेट्स। अब रैंडम से ये सब बात चल रही है, ये ऐसे गेट्स लगे हैं, और ये पिन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो 24 पिन का DIP पैकेज होता है, DIP पैकेज होता है मतलब ड्यूल इन लाइन पैकेज। दो एडजेसेंट पिन जो होती है वो ड्यूल मतलब जोड़े से रहती हैं, और इनका काम ये होता है कि इसके ये आईसीज को प्रोटेक्ट करती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 इनके ऊपर अलग अलग वेरियस कंपोनेंट्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो एक तो होता है आपका 24 पिन का DIP, और दूसरा होता है 144 पिन का PGA। DIP का मतलब होता है ड्यूल इन लाइन पैकेज, समझे ना, और PGA का मतलब होता है पिन ग्रिड एरे। पिन ग्रिड एरे वीडियो बन रहा है, मैं भेज दूंगा, कुछ मत नोट करो, सिर्फ सुनते रहो। तो ये जो है आईसीज होती है, और इसके अंदर जो गेट्स लगे होते हैं, गेट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, और सिलेबस हम लोगों के हटा भी दिया गया बुलियन अलजेब्रा। नहीं, गेट्स का एक पूरा प्रॉपर एक पूरा फिनोमेना होता है कि गेट्स, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि गेट्स आर बेसिकली द लॉजिक कंपोनेंट्स ऑन विच, हाँ 11th में शायद पढ़ा हो, ऑन विच वेरियस इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस कैन बी पॉइंट। जो कंप्यूटर की जो खास बात होती है कि वो साथ ही साथ अरिथमेटिकल ऑपरेशन के साथ साथ
भी परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर जो होता है वो किसी अदर डिवाइस के कंपैरिजन में एक सुपीरियर डिवाइस की तरह से कंसीडर किया जाता है। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में इन्हीं गेट्स के थ्रू होते हैं। गेट्स आर द लॉजिक कंपोनेंट्स ऑन विच वेरियस इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस कैन बी मॉनिटर्ड। समझे ना? तो इसके आईसीज के अंदर गेट्स लगे होते हैं और जब लेस देन 100 गेट्स होते हैं तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जब किसी आईसी में 100 से कम गेट्स लगे होते हैं तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एसएसआई टेक्नोलॉजी, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और फिर जब मोर देन 100 गेट्स या 1000 गेट्स लगे होते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एलएसआई, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जब मोर देन 10 लाख गेट्स होते हैं हो गया 10 लाख की जीरो और बढ़ाएं हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझे ना? तो ये सेमीकंडक्टर होती है, ये सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर मेटल होता है एक तरह का, और इस तरह से आईसी चिप यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। हर चीज की एक आईसी होती है, साउंड की एक आईसी होती है, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर उसकी एक आईसी होती है, मॉडेम की एक आईसी होती है, सब चीज की एक आईसी होती है। कंप्यूटर में आईसीज ही लगी होती है, ज्यादातर आईसीज लगी होती है। समझे ना? हाँ, वाईफाई, ब्लूटूथ, हर चीज की आईसी होती है, सब इनबिल्ट होती है। तो आईसी जो है एक ऐसा मेजर कंपोनेंट है जिसने कंप्यूटर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला करके रख दिया। आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पढ़ते हैं ना? जो शुरुआत के कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ, उसके बाद से कंप्यूटर सिस्टम का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो 1950s के डिकेड में जो कंप्यूटर थे वो पूरी तरीके से मैकेनिकल डिवाइसेस हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी ना उसमें। उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब्स के बाद में ट्रांजिस्टर्स आ गए, तो फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गए। फिर ट्रांजिस्टर्स के बाद में 1960s के डिकेड में बहुत सी किताबों में 54 दिया होता है, 55 दिया होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50s, 60s, 70s, ये 10 साल का डिकेड जो है आपका इसी पे डेवलपमेंट बेस्ड रहा। तो फर्स्ट जो डिकेड था 1950s का, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। तब कंप्यूटर जो थे वो मैकेनिकल डिवाइसेस थे। उसके बाद में 50s के डिकेड में वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। तब के कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हो गए। फिर 60s के डिकेड में ये आईसी आई और तब से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, क्योंकि आईसी जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है भाई? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है? छोटे कंप्यूटर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, थोड़ा सा और इसके उसमें जाओ आप। और कोई बताएगा? समझे? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस, देखा होगा। उसमें बहुत सारे पावर केबल्स निकले होते हैं, वो उनको सारे जितने भी डिवाइसेस, जितने भी आईसीज, हीट सिंक, रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, सबको प्रॉपर करंट देने का काम करता है। आपके मोबाइल चार्जर जो होता है उसमें एक एलिमिनेटर लगा होता है, जैसा रखने लगा है, बड़ा वाला एलिमिनेटर लगा होता है। वो क्या करता है? 220 वोल्ट को एलिमिनेट कर देता है, मतलब उसको कम कर देता है पावर को, और जितनी मोबाइल को जरूरत होती है उतना उसको देता है 2 वाट। समझे ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो जो मेमोरी भी जो होती है कंप्यूटर की, अगर कोई मेमोरी आईसीज पर बेस्ड है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक, उसका फिजिकल नेचर मानते हैं कि वो फिजिकल नेचर उसका इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अलावा एक कैश मेमोरी भी होती है कंप्यूटर में, अगर आपको पता हो तो। एक कैश मेमोरी होती है, जैसे आपके पास में एक बैंक अकाउंट है और आपके पास में एक जेब, तो जेब में तो बहुत ज्यादा लाख, 2 लाख, 4 लाख लेके नहीं चलते हैं आप, जेब में तो कम अमाउंट लेके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसको कैश मेमोरी मतलब कैश दे देते हैं उसको। उसी तरह से कंप्यूटर में भी
मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कंप्यूटर में, जैसे कि ये सीपीयू है, तो सीपीयू के सबसे नजदीक जो मेमोरी होती है वो होती है मेन मेमोरी, या फिर इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। और उसके बाद में फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, समझे ना। लेकिन इसके बीच में एडवांसमेंट के साथ में इसके बीच में कंप्यूटर को एक और मेमोरी दे दी गई जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी, CA कैश। समझे ना, लिखते शैशे हैं लेकिन बोलते कैश। तो ये कैश मेमोरी, समझ में आ रही है बात की नहीं? कैपेसिटर पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोग, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, फैरेड, माइक्रो फैरेड होता है ना। इतना समझ लो, कैपेसिटर एक तरह का डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो बहुत बड़ी यूनिट को कंज्यूम करता है। इसीलिए हम लोग इस तरह से उसकी जो फैरेड जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग उसको माइक्रो फैरेड में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6, 1 का 10 लाखवां हिस्सा। समझ में आई ना बात? तो ये जो कैश मेमोरी होती है ये एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी होती है, क्योंकि ये कैपेसिटर्स पर बेस्ड होती है। और जो आपकी मेन मेमोरी होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि ये आईसीज पर बेस्ड होती है। और आईसीज जब भी बोलेंगे आप, कभी भी अकेले आईसीज नहीं बोलेंगे, हमेशा सेमीकंडक्टर आईसीज बोलेंगे। उसका जो टेक्निकल टर्म है वो सेमीकंडक्टर आईसीज, क्योंकि वो लो वोल्टेज कंज्यूम करती है। वो ऐसे मेटल्स ही होते हैं, बाय नेचर लो वोल्टेज ही कंज्यूम करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, टीवी है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, सबसे पहले आईसी जाती है। हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आईसी डैमेज होती है। मैकेनिक बताता है कि भैया इसकी ये वाले नंबर की आईसी चली गई। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, उसका नेचर नहीं है। समझे ना? तो जो सेमीकंडक्टर पर जो मेमोरी बेस्ड होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, उसका फिजिकल नेचर इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी टाइप की जो मेमोरी होती है, जिसको कि हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब सहायक। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बेसिकली मैग्नेट पर बेस्ड होती है। हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक डिस्क कह लीजिए, मैग्नेटिक टेप कह लीजिए, जो रील वाला जो पहले के जमाने में कैसेट चला होता था वो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक टेप। समझे ना? और आज की डेट में जो डिस्क चलती है, जो हार्ड डिस्क कहते हैं आप लोग जिसको, या फिर जिसको मैग्नेटिक डिस्क के नाम से भी जानते हैं, तो वो मेमोरी जो है वो मैग्नेट पर बेस्ड होती है। तो इसलिए उसका फिजिकल नेचर मैग्नेटिक हो जाता है। समझे ना? उसका फिजिकल नेचर मैग्नेटिक होता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है या जो मेन मेमोरी है, इसको मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? मेन मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? या कह लीजिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि इसकी एक क्वालिटी होती है कि द मेन मेमोरी इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। या ये कह लीजिए कि इट इज डायरेक्टली connected with the computer system. Whatever information is required for the CPU, that information transfers directly from the main memory to CPU. Okay. जिस भी इंफॉर्मेशन को CPU को जरूरत पड़ती है, वो इंफॉर्मेशन CPU जो है वो कहाँ से लेता है? मेन मेमोरी से लेता है या रैंडम एक्सेस मेमोरी से लेता है, ना कि वो ऑक्सिलरी मेमोरी या मैग्नेटिक मेमोरी से लेता है। तो सीपीयू सबसे पहले मेन मेमोरी चेक करता है। अगर वो इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में अवेलेबल है तब तो कोई बात नहीं, सीपीयू उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और नहीं तो वो इंफॉर्मेशन पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर होती है और उसके बाद सीपीयू उसको लेता है। समझे ना? ये मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के साथ डायरेक्ट टच में रहती है। सीपीयू के साथ डायरेक्ट टच में रहती है। इसको और ज्यादा इजी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि एक तो आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है,
हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपके कहां पर जाएगी सबसे पहले, दैट इज योर मेन मेमोरी। और आप कुछ भी बोल रहे हैं या एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कहां से लिख रहे हैं, तो अगर हम आप अगर कोई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और जब इंफॉर्मेशन जब जो मेन मेमोरी में आपके जो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है उससे आप लिख रहे हैं तो आप उससे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो जो डायरेक्टली ऑपरेशन के टाइम पर कंप्यूटर को ऑपरेशन के टाइम पर जो मेमोरी सीक्वेंस में रहती है वो मेन मेमोरी होती है, इसीलिए उसको मेन मेमोरी कहते हैं। 1 लाख किताब इकट्ठा कर लीजिए, दिमाग में कुछ नहीं तो फिर सब बेकार है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। ये रजिस्टर आपका सेकेंडरी मेमोरी है। पहले इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो रही है, वहां से आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। क्यों 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 ट्रांसफर कर रहे हैं? ना ट्रांसफर करें, फॉर द फर्दर रिट्रीवल, फॉर द फर्दर रिट्रीवल। जब उसके हमें किसी भी इंफॉर्मेशन से फर्दर रिट्रीवल की जब जरूरत पड़ती है, उसको दोबारा से वापस बुलाने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम सेकेंडरी स्टोरी में मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, समझे ना। मेन मेमोरी जो होती है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी मेमोरी का फिजिकल नेचर किस टाइप का होगा। अब बात चली है तो समझा ही देते हैं, बस समझ ही लो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे कि फिजिकल नेचर होता है तो या तो किसी भी मेमोरी का फिजिकल नेचर इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर इलेक्ट्रिकल होगा या फिर मैग्नेटिक होगा और या फिर ऑप्टिकल होगा। ऑप्टिकल जो नेचर होता है वो दूसरे तरह का मेमोरी होती है, जैसे सीडी रोम हो गई आपकी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गई, या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गई जो आपकी पेन ड्राइव होती है। तो इस तरह की जो मेमोरी होती है उनको ऑप्टिकल मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, अगर आप लोग बताना चाहें, आप लोग कोशिश करें, तो अगर आप मार्केट में जाएं और अगर आप 4 GB की रैम खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 2000 रुपए की, ठीक है ना, और अगर आप 1 टेराबाइट की सेकेंडरी मेमोरी खरीदने जाते हैं तो भी आपको 2000 की मिलेगी। 1 टेराबाइट का मतलब समझ लो 1024 GB तो भी 2000 की मिल जाएगी। और अगर 4 GB की रैम खरीदने जाएंगे तो भी 2000 की मिलेगी। और ज्यादा क्वालिटीज प्रॉपर्टीज की बात करें तो रैम जो होती है वो 3-4 चीजें होती है। तो रैम जो होती है वो बाय नेचर वोलेटाइल मेमोरी volatile. The memories which loses their information in the absence of power supply are called volatile, and the memories which not loses their information in the absence of power supplies are called non-volatile. जो मेमोरी पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में अपनी इंफॉर्मेशन को लूज कर देती है उसे क्या बोलते हैं? volatile. और जो ऐसा नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं? तो जो सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या मैग्नेटिक मेमोरी जितनी भी होती है वो बाय नेचर नॉन वोलेटाइल होती है। हार्ड डिस्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी वो कंप्यूटर, अगर आपने स्विच बोर्ड से मीटर भी उखाड़ दिया अगर आपने, तब भी वो स्टोर रहेगी, समझे ना। लेकिन मेन मेमोरी की जो भी इंफॉर्मेशन, रैम की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, मतलब अनसेव्ड जो भी, जब सेव कर लेते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। लेकिन जो रैम की इंफॉर्मेशन होती है वो अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गई, आपके पास में यूपीएस नहीं है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई डिवाइस नहीं है, तो ऐसे केस में वो इंफॉर्मेशन लैप्स हो जाती है ना। तो रैम जो होती है वो स्वभाव से बाय नेचर वोलेटाइल है, मतलब पावर सप्लाई के एब्सेंस में अपनी इंफॉर्मेशन लूज कर देती है। और दो टर्म और यूज होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो अगर हम रैम की बात करें या मेन मेमोरी की बात करें तो वो बाय नेचर डायनामिक होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो बाय नेचर स्टैटिक होती है। अब ये स्टैटिक और डायनामिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? हाँ, डायनामिक मेमोरी का मतलब होता है द मेमोरीज व्हिच यूजेस द इंफॉर्मेशन
विद द स्पीड ऑफ टाइम। देखेंगे तो एज इट इज मिलेगी आपको, वो स्टैटिक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कल रात में आपने खाने में क्या खाया था, आप बता देंगे कि साहब ये खाया था। हम आपसे पूछें परसों क्या खाया था, आप बता देंगे। हम उससे आपसे पूछेंगे पिछले महीने की 30 तारीख को क्या खाया था, आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि टाइम के साथ में क्योंकि अब मतलब ये है कि जो मेन मेमोरी जो आपकी है वो डायनामिक मेमोरी है, टाइम के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन को लूज कर देती है। तो जैसे मेन मेमोरी जो होती है वो डायनामिक होती है, वोलेटाइल होती है। और बता दें स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात की जाए तो आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा मेन मेमोरी अगर आ रही है तो 8 GB की आ रही है लेकिन हाँ कंप्यूटर में। और अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो आज जो सेकेंडरी मेमोरी आ रही है 1 पेटाबाइट की आ रही है, 1024 TB की आ रही है, समझे ना। 8 GB की मेन मेमोरी आप अगर खरीदने जाएंगे तो आपको 5000 की मिलेगी, और 1 पेटाबाइट की अगर आप सेकेंडरी मेमोरी खरीदने जाएंगे तो आपको 6000 की मिल जाएगी, या चलो 8000 की मिल जाएगी, हमें एग्जैक्ट दाम नहीं पता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा, बाय नेचर स्टैटिक है, वो टाइम के साथ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लूज करती, नॉन वोलेटाइल है, पावर सप्लाई के एब्सेंस में भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लूज करती। अगर इधर मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी बाय नेचर वोलेटाइल है, पावर सप्लाई के एब्सेंस में इंफॉर्मेशन लूज कर देती है, डायनामिक है, टाइम के साथ भी इंफॉर्मेशन को लूज कर देती है, और साथ ही साथ स्टोरेज कैपेबिलिटी भी इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी वेरी वेरी लेस है। लेकिन फिर भी वो मेन मेमोरी महंगी मिलती है, फिर भी उसको मेन मेमोरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बगैर सब बेकार है। अगर एक रैम छोटी सी निकाल देंगे कंप्यूटर से तो उसमें मजाल है कि एक पॉइंट भी डिस्प्ले हो जाए। लाख आप 1 टेराबाइट की सेकेंडरी मेमोरी लगा लीजिए, लेकिन अगर आप 2 GB की या 1 GB की रैम उसमें से बाहर कर देंगे तो उस मॉनिटर के ऊपर कुछ डिस्प्ले हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रैम और द मेन मेमोरी इज द मेमोरी व्हिच इज कॉल्ड मेन मेमोरी because it is directly processed by the main memory is called main memory. Why? Because it is directly processed by the CPU. CPU अगर किसी मेमोरी के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है तो वो कौन सी मेमोरी है? रैम। होने दो टाइम, आज हो जाएगा। दादा है जैसे कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का दादा है, सब पे रौब जमाता रहता है, उस तरीके से फंडामेंट है ये अमेरिका है। अगर ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। अब बात आती है कि मेन मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी है, मतलब रैम जो है मेन मेमोरी है, और इट इज डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस मेमोरी को ही क्यों सीपीयू की मेन मेमोरी बनाया गया? क्यों नहीं सेकेंडरी मेमोरी को मेन मेमोरी बनाया गया? हार्ड डिस्क को क्यों नहीं मेन मेमोरी बना दिया गया? रैम को ही क्यों मेन मेमोरी बनाया गया जबकि उसकी कैपेसिटी भी कम है, वो बाय नेचर जो है वो वोलेटाइल है, कम है। हाँ सर, क्योंकि अगर सर सेकेंडरी मेमोरी को अगर मेन मेमोरी तो माना जाता कि उसमें डेटा जाता रहता तो सर उसको एक्सेस करने में टाइम काफी ज्यादा लगता, उसको क्योंकि सर्च करना पड़ता ना वेब में, मतलब क्या फाइंड करना है। हद तक सही है, हालांकि तुम्हें गलती सही समझा। देखिए, एक तो बात होगी फिजिकल नेचर, एक बात होगी परमानेंस ऑफ स्टोरेज। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म्स हैं, की फीचर्स हैं किसी भी मेमोरी के। पहला क्या है कि उस मेमोरी की फिजिकल नेचर कैसा है, दूसरा क्या है कि उसकी परमानेंस ऑफ स्टोरेज क्या है, जीबी में मेजर की जा रही है, एमबी में मेजर की जा रही है, एक्सेट्रा। तीसरा क्या है कि परमानेंस ऑफ स्टोरेज के बाद में वो स्वभाव में नेचर में वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, इस तरह से ये सारी चीजें हैं।
और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मेमोरी से रिलेटेड, वो होता है उसका एक्सेस मोड। समझे ना? एक्सेस मोड, एक्सेस मोड जैसे कि अगर हम रैम की बात करें तो उसका एक्सेस मोड रैंडम होता है, समझे ना? और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, या फिर देखो रैम ही मेन मेमोरी है, वही प्राइमरी मेमोरी है, इसके अलावा पेन ड्राइव लगा दो, यूएसबी ड्राइव लगा दो, फ्लैश ड्राइव लगा दो, सीडी लगा दो, डीवीडी लगा दो, हार्ड डिस्क लगा दो, सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी मेमोरीज हैं, मेन मेमोरी की कैटेगरी में कोई नहीं। तो जितनी भी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उन सब का एक्सेस मोड या तो सीक्वेंशियल होता है और या तो डायरेक्ट होता है। एक्सेस मोड, रैंडम एक्सेस मोड का मतलब ये होता है कि रैंडम एक्सेस मोड का मतलब ये हुआ कि विदाउट फॉलोइंग एनी ऑर्डर, हमने किसी यहाँ से हमने कहा कि भाई ठीक है क्लास की छुट्टी हो गई, आप तो घर बकरी होते चले गए, ठीक है, समझ रहे हो ना? और एक जो है वो प्रॉपर ऑर्डर होता है किसी भी चीज के जाने का कि भाई पहले रोल नंबर 1 रहेगा, फिर वो रोल नंबर 2 रहेगा, रोल नंबर 3 रहेगा। तो एक ये जो मोड होता है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस, जैसे कि रील, टेप, कॉटेज पहले के टाइम में। अब रील, अरे रील यूज होती है कैसेट्स में, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट में ये करना है, बातें नहीं करिए ना ही चल रही। साइड नंबर 1 का अगर सॉन्ग नंबर 3 प्ले करना है तो आपको सॉन्ग नंबर 1 और 2 से होकर गुजरना ही पड़ेगा। आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, आप प्ले करा करके गुजर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वो दोनों चीजें पार करनी ही पड़ेंगी, समझे ना? ये सीक्वेंशियल एक्सेस मोड है। और डायरेक्ट एक्सेस मोड मैंने अभी बताया, और एक इसके बीच में होता है जो कि सेमी रैंडम मोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। उसमें क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली ट्रांसफर होती है मेन मेमोरी से सीपीयू में, और कुछ इंफॉर्मेशन रैंडमली ट्रांसफर होती है, इसको डायरेक्ट एक्सेस मोड बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सेस मोड सीक्वेंशियल होता है, मैग्नेटिक डिस्क की बात करें या हार्ड डिस्क की बात करें तो उसमें एक्सेस मोड डायरेक्ट होता है, समझ रहे हो ना? और अगर हम रैम की बात करें तो उसमें एक्सेस मोड रैंडम होता है, क्योंकि रैम का तो फुल फॉर्म ही रैंडम एक्सेस मोड है, ठीक है ना? तो रैंडम का मतलब ये कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर होगी, समझे ना? और जब एक्सेस मोड रैंडम होगा, कि जब डायरेक्ट एक्सेस मोड होता है, सॉरी जब रैंडम एक्सेस मोड होता है तो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में एक्सेस कर जाती है मेमोरी से सीपीयू में या फिर सीपीयू से मेमोरी में। बातें नहीं करो भाई, कौन है ये क्या है? जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस मोड और डायरेक्ट एक्सेस मोड में इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में ट्रांसफर होती है। तो मेन मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए यूज की जाती है, जब इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड फास्ट रहेगी। तो क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट होती है, स्पीड फैक्टर है, इसलिए उसको मेन मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। समझ में आई बात? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट रैंडम। अब रैंडम का मतलब तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, उसकी तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने बता दी आपको। रैंडम कि इंपोर्ट रैंडम, समझे ना? और इस मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है रैंड इट, एक फंक्शन होता है रैंड इट। अब इस रैंड इट के फंक्शन के पैरामीटर में, जैसे कि मान लीजिए पैरामीटर में हमने दे दिया 0 और 5, समझे ना? तो अब 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू ये डिस्प्ले कर सकता है। जैसे कि आपने लिखा इंपोर्ट रैंडम और फिर आपने लिख दिया कि यहाँ से आपने लिख दिया मान लीजिए कुछ भी, तो अब रैंड इट आपने लिखा तो आप पहले से नहीं बता सकते कि ये क्या प्रिंट करेगा। क्या? हाँ, क्योंकि ये फंक्शन जब कॉल होगा ना तो इस मॉड्यूल के थ्रू ही कॉल किया जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे कि रैंडम डॉट रैंड इट 1 अब ये 1 5 का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू हो गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5। कोई भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, जितनी बार हम करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यू भी प्रिंट हो सकती है।
कई बार सेम वैल्यू रैंडमली प्रिंट होगी अच्छा अच्छा। वहाँ 5 भी लगता है नहीं 5 कर सकता है। तो ये तो हो गया रैंडम फंक्शन। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आउटपुट का क्वेश्चन लेते हैं। बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत छोटा सा है, आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, फिर आने वाले क्लासेस में हम और भी सारे क्वेश्चंस बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हम पेपर में दें या ना दें, बोर्ड में 2 नंबर का जरूर आएगा रैंडम फंक्शन से। हम तो ना दें पेपर में, क्योंकि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, पेपर तो मैंने पहले ही बना दिया है, तो मैंने तो नहीं दिया।